नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है भारत गौतम और जी अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम सब ने पढ़ा था जनरेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। जनरेशन ऑफ सॉफ्टवेयर में हमने देखा था अलग अलग लैंग्वेज जो कंप्यूटर में यूज होती थी। हमने देखा था मशीन लैंग्वेज, उसके बाद हमने पढ़ा था असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज को एक करके हम बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज तो हाई लेवल है ही। हमने इसके साथ पढ़ा था ऑपरेटिंग सिस्टम। सॉफ्टवेयर के बारे में हमने समझा था कि सॉफ्टवेयर कैसे काम करते हैं इनके अंदर। ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्स को मैनेज करता था, अलग अलग प्रोग्राम को देखता था कि कौन से प्रोग्राम को कब रन कराना है। अगर आपको जनरेशन ऑफ सॉफ्टवेयर की वीडियो देखनी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिएगा, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड कर रखा है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट में हम समझेंगे वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। ये आर्किटेक्चर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसके अंदर मैं बहुत की पॉइंट बताऊंगा। रैम वाले टॉपिक को, मेमोरी वाले टॉपिक को समझने में आपको बहुत आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट को। जैसा कि आपको पता ही है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हो रहा था, इस टाइम काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर डेवलपिंग स्टेज में थे। तो उस वक्त लोगों ने अलग अलग आर्किटेक्चर प्रपोज करे कंप्यूटर को बनाने के लिए। तो उन्हीं में से एक आदमी थे वॉन न्यूमैन। वॉन न्यूमैन के बारे में आप जानते ही होंगे, मैंने पिछले लेक्चर्स में जनरेशन ऑफ हार्डवेयर में इनके बारे में बता रखा है। ये एक बहुत फेमस मैथमेटिशियन थे। तो उस टाइम वॉन न्यूमैन सर ने एक आर्किटेक्चर प्रपोज करा था, जिस आर्किटेक्चर के बेस पे हम आज के कंप्यूटर डेवलप होते हैं। इसी आर्किटेक्चर को हम बोलते हैं प्रिंसटन आर्किटेक्चर। इस आर्किटेक्चर की ये खूबी थी कि ये आर्किटेक्चर के अंदर प्रोग्राम या फिर जिसको हम इंस्ट्रक्शन कहते हैं, साथ में डाटा एक ही मेमोरी यूनिट में होता था। और इसका दूसरा की पॉइंट ये है कि जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती थी उसके लिए एक अलग से यूनिट होता था, और दूसरी यूनिट इंफॉर्मेशन या डाटा दोनों को एक साथ रखा जाता था। एक में प्रोग्राम या जिसको हम इंस्ट्रक्शन बोलते हैं, इसको साथ में रखा जाता था किसके? डाटा के। डाटा और प्रोग्राम का एक ही यूनिट होता था जिसको मेमोरी यूनिट बोला जाता था। और दूसरा इसका की पॉइंट क्या है? यूनिट दैट प्रोसेस इंफॉर्मेशन आर केप्ट सेपरेट फ्रॉम यूनिट दैट स्टोर इंफॉर्मेशन। ये यूनिट इंफॉर्मेशन को स्टोर करता था और दूसरा यूनिट होता था जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता था। तो ये दोनों मेन की पॉइंट थे किस आर्किटेक्चर के? वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, जिसको प्रिंसटन आर्किटेक्चर भी बोला जाता है। तो चलिए इस आर्किटेक्चर को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो देखिए, ये जो आर्किटेक्चर आपको दिख रहा है वॉन न्यूमैन, ये जो मेमोरी यूनिट आपको नज़र आ रहा है, इसी मेमोरी यूनिट के अंदर आपका क्या होता था? प्रोग्राम या फिर जिसको इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। इसके साथ इसके अंदर डाटा भी स्टोर करा जाता था। ये मान लीजिए एक ब्लॉक है मेमोरी यूनिट। इसके साथ देखिए एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता था जो कि बेसिक अरिथमेटिक लॉजिक को ऑपरेट करता था, जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। उसके साथ कुछ लॉजिक के ऑपरेशन भी ये सॉल्व करता था, जैसे एंड और नॉट। ये गेट के बारे में आपको पता ही होगा, डिटेल में मैं आगे आने वाली वीडियोस में एक्सप्लेन करूँगा। फिर एक कंट्रोल यूनिट आता है। कंट्रोल यूनिट मैनेज करता है कि आउटपुट, इनपुट, मेमोरी यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ये सब सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, प्रोसेस को देखता था। उसको बोलते थे कंट्रोल यूनिट। क्योंकि कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एक साथ काम करते थे मिलजुल कर, तो इन दोनों को बोल दिया गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको बोलते हैं CPU। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर को स्टडी करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। कोई भी हम आउटसाइड वर्ल्ड से डाटा एंटर कराते हैं, किसके थ्रू एंटर कराएंगे? इनपुट डिवाइस के थ्रू। और कोई भी डाटा अगर CPU हमारा आउटपुट देगा, वो किस में देगा? आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस क्या करेगा? डाटा को फीड कराएगा आउटसाइड वर्ल्ड से, या प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन या फिर डाटा। और प्रोसेस कौन करेगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और उसके बाद प्रोसेस करने के बाद ये डाटा देगा। कहीं तो डाटा देना पड़ेगा आउटसाइड वर्ल्ड में, वो आउटसाइड वर्ल्ड होगा आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस पहले के ज़माने में क्या इस्तेमाल होते थे? ये होते थे पंच होल कार्ड, आपको पता ही है। इसको पेपर भी बोला जा रहा था।
पंच होल पेपर। इसके एग्जाम्पल और भी है, माउस हो गया आपका, कीबोर्ड हो गया, स्कैनिंग डिवाइस, या फिर आप कह सकते हो कैमरा। आउटपुट डिवाइस की बात करें तो इसके एग्जाम्पल ईजिली हो जाएंगे, जो कि आप अपने मॉनिटर स्क्रीन पे देखते हो, डिस्प्ले यूनिट। इसका दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा प्रिंटर। स्पीकर भी आप आउटपुट डिवाइस में ही लोगे। ऐसे बहुत सारे आउटपुट डिवाइस हैं। तो इनपुट डिवाइस हमारे डाटा को इनपुट कराने के काम आता था, आउटपुट डिवाइस डाटा को आउटपुट करने के काम आता था, देखने के काम यूजफुल डाटा आउटपुट डिवाइस में आता था। मेमोरी यूनिट में मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर इंस्ट्रक्शन प्लस डाटा दोनों इसी यूनिट में होते हैं, प्लस डाटा। तो देखिए मेमोरी यूनिट के अंदर सबसे पहले देखते हैं नंबर सिस्टम के अंदर सबसे छोटी वैल्यू इंफॉर्मेशन में कौन सी होती है, वो डिनोट करते हैं हम बिट से। बिट के अंदर या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है, क्योंकि कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम बाइनरी डिजिट का यूज़ करते हैं, या तो 0 या तो 1। अगर हम ऐसे ही 4 बिट ले लेते हैं, 4 बिट को बोला जाता है निबल। ऐसे ही 4 दूनी 8 मतलब 8 बिट को अगर हम ले लेते हैं, 8 बिट को बोला जाएगा एक बाइट। ध्यान रखिएगा बाइट और बिट में डिफरेंस है, आई और वाई है। ध्यान रखिएगा बिट सबसे छोटी यूनिट होती है मेमोरी की, और बाइट के अंदर 8 बिट होते हैं। तो देखिए जो 4 बिट है इसको एक निबल बोला जाता है। इसी को हम हाफ बाइट भी बोल सकते हैं, हाफ बाइट, ठीक है। तो देखिए ये तो छोटी यूनिट होगी, बाइट के हिसाब से मैंने बता दी। अब अगर हम 1024 बाइट लेते हैं, 1024 बाइट हो जाता है 1 किलोबाइट। उसी तरीके से 1024 किलोबाइट हो जाता है 1 मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट 1 जीबी के बराबर हो जाता है। 1024 जीबी 1 टेराबाइट के बराबर हो जाता है। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे तो टेराबाइट के बाद आता है पेटाबाइट, पेटाबाइट के बाद आता है एक्साबाइट, एक्साबाइट के बाद आता है जेटाबाइट, जेटाबाइट के बाद आता है योटाबाइट। तो ये तो होगी देखिए मेमोरी के बारे में आपको समझ आ गया। किलोबाइट के बाद एमबी, एमबी के बाद जीबी के बाद टीबी, पीबी, ईबी, जेडबी, वाईबी। वर्ड या वर्ड लेंथ क्या होता है, इसको हम ये बोलते हैं कि कितने बिट प्रोसेसर एक टाइम पे प्रोसेस कर पाता है। हाउ मैनी बिट प्रोसेसर कैन प्रोसेस। वर्ड या फिर वर्ड लेंथ, इसको एक तरीके से और समझते हैं। जब भी आप मार्केट के अंदर कंप्यूटर ख़रीदने जाते हो तो दुकानदार आपसे पूछता है, सर आपको 32 बिट का आर्किटेक्चर का कंप्यूटर चाहिए या फिर 64 बिट के आर्किटेक्चर का। तो वो आर्किटेक्चर में एक्चुअल में होता क्या है, तो देखिए मैं स्टार्ट करता हूँ उससे पहले के आर्किटेक्चर से। स्टार्ट करते हैं हम 8 बिट के आर्किटेक्चर से। 8 बिट ये जो आर्किटेक्चर था, एग्जांपल ले लेते हैं एक माइक्रो प्रोसेसर जो कि इंटेल के द्वारा डेवलप करा गया था। 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर 8085 ये चिप का नाम था। तो देखिए 8 बिट का मतलब है ये प्रोसेसर एक टाइम पे 8 बिट को प्रोसेस कर पाता था, एक टाइम पे 8 बिट को प्रोसेस कर पाता था, या फिर कह सकते हैं एक टाइम पे 1 बाइट को प्रोसेस कर पाता था, क्योंकि 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट। या फिर 32 बिट का एग्जांपल ले लेते हैं। जब आप 32 बिट का कंप्यूटर लेते हो तो उसका मतलब ये है कि एक टाइम पे प्रोसेसर एक कंप्यूटर साइकिल पे 32 बिट का डाटा प्रोसेस कर पाता था। उसी तरीके से 64 बिट के आर्किटेक्चर का मतलब था कि आप एक टाइम पे 64 बिट का डाटा आप प्रोसेस कर पाओगे कंप्यूटर के अंदर। विद इन अ सिंगल साइकिल 64 बिट डाटा कैन बी प्रोसेस एट अ टाइम। तो देखिए 32 बिट कंप्यूटर के जो एग्जांपल थे पिछले ज़माने में वो थे पेंटियम 3, 4, आपको पता ही है। ये 64 बिट कंप्यूटर का एग्जांपल है जो आप डेली लाइफ में अब यूज़ कर रहे हो। कोर टू डियो, i3, i5, i7 और भी अपकमिंग जो कंप्यूटर्स है वो भी 64 बिट के अंदर ही डेवलप हो रहे हैं। चलिए हमने देख लिया वर्ड लेंथ क्या होता है, अब समझते हैं मेमोरी को। मेमोरी क्या होती है? मेमोरी देखिए क्या होती है, मेमोरी होती है कलेक्शन ऑफ सेल्स। अगर आपने 8 बिट का कंप्यूटर लिया है तो उसकी जो वर्ड लेंथ होगी वो 8 बिट होगा,
वहीं एक सिंगल सेल के रूप में हम बोलेंगे, क्योंकि ये जो सेल होता है ये वर्ड लेंथ के रूप में डिनोट होता है। कलेक्शन ऑफ सेल्स, कलेक्शन ऑफ सेल मतलब 8 बिट का कंप्यूटर है तो 8 बिट का एक वर्ड होगा। अगर 16 बिट का कंप्यूटर है तो 16 बिट का एक वर्ड होगा या फिर वर्ड लेंथ बोलते हैं। अगर 32 बिट का कंप्यूटर है तो 32 बिट का एक वर्ड होगा। और ये जो कलेक्शन ऑफ सेल होते थे, हर एक सेल का एक यूनिक एड्रेस होता था। यूनिक एड्रेस, इतनी सारी सेल्स होती थी कंप्यूटर के अंदर, इतनी मेमोरी है तो हर एक मेमोरी का एक एड्रेस तो डिफाइन करना पड़ेगा। वो सब एक यूनिक एड्रेस होते थे। तो एक होता था एड्रेस लाइन। एड्रेस लाइन, देखिए ये एड्रेस लाइन क्या होते थे, ये फिजिकल कनेक्शन होते थे किसके बीच में, सीपीयू और मेमोरी के बीच में। फिजिकल कनेक्शन बिटवीन सीपीयू एंड मेमोरी। अब समझते हैं हम रैम के बारे में। किसी कंप्यूटर के अंदर, किसी आर्किटेक्चर के अंदर कितना मैक्सिमम रैम यूटिलाइज होता था, ये मेमोरी के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि इस जो अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ रैम के बारे में, मेमोरी के बारे में, ये इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो देखिए, अगर 8 बिट का कंप्यूटर है, 8 बिट का कंप्यूटर मतलब 8 बिट का सीपीयू है, उस सीपीयू के बारे में आपको बता दिया जाएगा कि उसके अंदर एड्रेस लाइन कितनी है। मान लीजिए 8 बिट सीपीयू के अंदर एड्रेस लाइन है 16 बिट। एड्रेस लाइन है AL से मैं डिनोट कर देता हूँ, 16 बिट एड्रेस लाइन है। तो इसके लिए मैक्सिमम मेमोरी कितनी होगी कंप्यूटर के अंदर, मैक्सिमम मेमोरी या रैम बोलते हैं जिसको, मैक्सिमम रैम या फिर मैक्सिमम मेमोरी। देखिए मैक्सिमम मेमोरी कैसे निकालेंगे, 2 की पावर नंबर ऑफ एड्रेस लाइन, 16 बिट है तो 16 एड्रेस लाइन हो जाएगी। 2 की पावर 16 कर देंगे तो इतनी एड्रेस लाइन आ जाएगी। तो 2 की पावर 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 65536। जो 65536 है, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होगी बाइट के अंदर। यूनिट का ध्यान रखना, ये जो पावर की निकाले हम सिर्फ ये बाइट में आएगी, क्योंकि आफ्टर ऑल 8 बिट को ही हम एक बाइट बोलते हैं। 8 बिट को एक बाइट बोलते हैं। तो 2 की पावर 16 करेंगे तो 65536 बाइट हो जाएगी। इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 64 किलोबाइट, क्योंकि 1024 बाइट इक्वल टू 1 किलोबाइट, तो ये हो जाएगा 64 किलोबाइट। तो 8 बिट कंप्यूटर जिसके अंदर 16 एड्रेस लाइन है, उसकी मैक्सिमम रैम कैपेसिटी हो जाएगी 64 किलोबाइट। एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। मान लेते हैं 32 बिट का कंप्यूटर है, 32 बिट का सीपीयू है। इसके अंदर जो एड्रेस लाइन है वो भी 32 बिट है। इसके लिए अगर मैं मैक्सिमम मेमोरी निकालना चाहूँगा कितनी होगी, तो वो क्या हो जाएगी, 2 की पावर 32। 2 की पावर नंबर ऑफ एड्रेस लाइन पावर में डाल लीजिए तो ये हो जाएगी, देखिए 42947296296 की इसकी यूनिट क्या होगी, ये यूनिट होगी बाइट के अंदर। इसको आगे सॉल्व करेंगे, 1024 से डिवाइड करेंगे तो बाइट हो जाएगा किलोबाइट में, फिर डिवाइड करेंगे तो मेगाबाइट, फिर डिवाइड करेंगे तो गीगाबाइट आ जाएगा। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो आंसर जो आएगा हमारा वो हो जाएगा 4 गीगाबाइट। तो ध्यान रखिएगा, 32 बिट का जो कंप्यूटर होता है आपके घर के अंदर, उसके अंदर मैक्सिमम रैम 4 GB अटैच कर पाते हैं हम। ये आपको सॉल्व करके मुझे बताना है कि इस 64 बिट के आर्किटेक्चर कंप्यूटर के अंदर कितनी रैम, मैक्सिमम रैम कितनी अटैच होगी। आप उस आंसर को नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि कितनी रैम मैक्सिमम अटैच कर सकते हैं हम 64 बिट के कंप्यूटर के अंदर। तो दोस्तों